Honorable Justice Gawai, Justice Pardiwala, and Justice Manoj Mishra, another authored by Honorable Justice Sanjeev Khanna. 1501 for judgment. We have arrived at a unanimous verdict in the challenge to the electoral bond scheme and the amendments introduced to the provision of the Income Tax, the Representation of the People's Act, and the Companies Act, and the RBI. There are two opinions of this court, one authored by myself for Honorable Justice Gawai, Justice Pardiwala, and Justice Manoj Mishra, another authored by Honorable Justice Sanjeev Khanna. Both opinions of this court arrive at the same conclusion, though there is a slight variance in the reasoning which has been adopted. आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी इम्पैक्ट न्यूज के आज की बात का यह एपिसोड, जिसमें हम आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की, जिसका असर आने वाले समय में, दूरगामी असर आने वाले समय में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों के आर्थिक चंदे पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार एवं तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बांड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 में लागू किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वे चुनावी बांड से मिली फंडिंग को भी वापस करें। अदालत ने कहा है कि चुनावी बांड पर आज से ही रोक लगाई जाती है। 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बांड में किन किन लोगों ने कितने बॉन्ड खरीदे और कितनी रकम लगाई, यह जानकारी अब स्टेट बैंक को देनी होगी। और स्टेट बैंक को यह आदेश दिया गया है कि वो 3 सप्ताह के भीतर यह चुनाव आयोग को सौंप दे। फिर आयोग की ओर से जनता को यह जानकारी मिलेगी। अदालत ने कहा चुनावी बॉन्ड की इस तरह की खरीद से ब्लैक मनी को बढ़ावा ही मिलेगा, इससे कोई रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का भी हनन होता है। बेंच ने कहा यदि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो यह सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। हम इस संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर आंख बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। बेंच ने कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में कालाधन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया था कि इस तरह के नियम गलत है, इससे ब्लैक मनी कभी खत्म नहीं होगा बल्कि ये बढ़ ही सकता है। वही सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास यह जानकारी नहीं रहेगी, सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास यह डेटा रहेगा। ऐसे में इससे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। सरकार के इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया है कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी न देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा नियम तो RTI का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि वह जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। यह संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन है, क्योंकि यदि जनता को चुनावी फंड की जानकारी नहीं मिलेगी तो जनता इससे कैसे तय करेगी कि चुनाव के दौरान इसका किस तरह का उपयोग कौन सा राजनीतिक दल किसके लाभ के लिए किस तरीके से कर रहा है। इस प्रकार से शीर्ष अदालत ने 2018 में आई चुनावी बॉन्ड्स की व्यवस्था पर बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग को भी खिंचाई की है और सवाल पूछा कि आखिर यह चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी वो अपने पास क्यों नहीं रखता। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तमाम तरह के राजनीतिक दलों के और वकीलों के और जनप्रतिनिधियों के कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि इससे हमारे लिए कोई झटका नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे फंडिंग सिर्फ भाजपा को ही नहीं सभी दलों को मिल रही थी। कोहली ने कहा कि यदि अदालत ने इस स्कीम को रद्द किया है तो उसे लगा होगा कि इसमें कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के सुझाव के साथ कोई नई चीज लाई जाए। यह जरूरी है कि चुनावी फंडिंग साफ सुथरी हो और ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाए। मूल मकसद यही है। दरअसल जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो दोनों पक्षों की ओर से जो दलीलें दी गई, इसमें RTI को लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। कंपनीज एक्ट और जनप्रतिनिधि एक्ट में संशोधन करते हुए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। इसके तहत किसी भी दूसरे दल या फिर आम लोगों को चुनावी बॉन्ड की खरीद जानकारी नहीं मिल सकती। अदालत में सुनवाई के दौरान जब यह सवाल उठा तो सरकार ने कहा कि यह जानकारी बैंक, आयकर विभाग के पास तो रहेगी ही। इस पर याचिकाकर्ताओं ने
कहा कि भले ही दूसरे दलों को जानकारी न मिले, लेकिन जनता को पता चलना ही चाहिए कि यह जो राजनीतिक दल है उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं और उसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है। यह तो आरटीआई से बाहर है, जो कि गलत है। इस मामले पर आज फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा, राजनीतिक दलों को फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत है। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की सभी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को साझा करेगा। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर ये जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। दरअसल जब चुनावी फंडिंग को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की जा रही थी, तब उसमें एक नियम बनाया गया था कि जिन राजनीतिक दलों को 1% वोट मिल रहा है उनके लिए एक शर्त बनाई गई। योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। शर्त बस यही थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता था। बॉन्ड को खरीदने के लिए पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती थी तो बॉन्ड निरर्थक हो जाता था, निष्प्रभावी या रद्द हो जाता था। आपको जानना होगा कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दल को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में बुलाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे बुलाने के लिए अधिकृत किया गया था। ये शाखाएं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु की थी। क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड, यह भी जानना जरूरी है। चुनावी बॉन्डिंग की व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। यह बॉन्ड साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखाओं में जाकर उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को इस बॉन्ड से चंदा हासिल हो सकता था। बड़ी बात यह है कि ये जो बॉन्ड है इससे नगद में नहीं खरीदे जा सकते थे और खरीदार को बैंक में KYC यानी अपने ग्राहक को जानो फॉर्म जमा करना होता था। बगैर KYC के कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस नहीं किया जाता। अब जब इस बात का आदेश हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रद्द कर दी गई है और SBI को अधिकृत किया गया है कि वो जानकारी साझा करे, तो इस बात की भी जानकारी बाहर आएगी कि किन किन व्यक्तियों के नाम से चुनाव आयोग को किस किस राजनीतिक दल को कितने रुपए दिए गए थे। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों को पैसे देने वालों के आधार और अकाउंट की डिटेल मिलती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान किसी बैंक के अकाउंट के पे चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता था। सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नोटिफिकेशन को जारी करते समय यह भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से योर कस्टमर KYC का नाम पूरा करना होगा। बैंक खाते के द्वारा ही इसको भुगतान करना होगा। अब जब ये व्यवस्था बंद करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं तो इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने सीधे तौर पर इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम तो 2017 से ही जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए थे तब से हम इसका विरोध कर रहे थे और हमें ये लग रहा है कि जो सरकार जिस तरह से अपनी व्यवस्था चलाने को इच्छुक थी और हो सकता है कि वो अध्यादेश ला करके इस फैसले के खिलाफ खुद को
खड़ा करने की कोशिश करें। और सीजी इम्पैक्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें तमाम बिंदुओं को आपके सामने रखा है, और इन बिंदुओं को जान करके आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं को जानने का इंतजार रहेगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।